हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लास में। और आप सभी विद्यार्थी का तहे दिल से स्वागत है इस एनसीईआरटी के प्लेटफॉर्म में। और आज हम देख रहे हैं हमारी जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा अंतरा की जो भाग 2 है, उसका जो चैप्टर नंबर है, जो चैप्टर 8 है, इसके जो रचयिता है रामविलास शर्मा। और उनकी जो कहानी है वे जो है यथास्मे रोचते विश्वम। यथास्य में रोचते विश्वम के माध्यम से हम इस चैप्टर को, हमारी जो पाठ्य पुस्तक अंतरा है, इसमें हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। हमने जो नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हमने रामविलास शर्मा का जो कवि परिचय है, लेखक परिचय है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम देखेंगे उस पूरा चैप्टर है, उसका जो सार है वो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का जो हमारा अध्याय है यथास्मे रोचते विश्वम का पूरा जो डेफिनेशन है वो इसी वीडियो में हम देखेंगे। और इसके जो रिलेटिव जो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर होने वाला है हिंदी साहित्य का, तो हमारा जो चैप्टर है वो है यथास्मे रोचते विश्वम। यथास्मे रोचते विश्वम जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो देखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा जो हिंदी साहित्य का है। तो देखते हैं, यहाँ से हम चालू करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि यथास्मे रोचते विश्वम नामक जो ये जो निबंध संग्रह है वो विराम चिन्ह से लिया गया है। आपको याद रखना है कहाँ से लिया गया है, तो विराम चिन्ह से लिया गया है। विराम चिन्ह से लिया गया है। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए यथास्मे रोचते विश्वम नामक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो आपको बताना है विराम चिन्ह से लिया गया है। अब है इसमें उन्होंने, कवि ने क्या बताया है कि जो कवि ने महाप्रजापति थी, प्रजापति से करते हुए उनके जो कर्म और उनके प्रति जो सचेत क्रिया थी, लेखक के अनुसार वह साहित्य जहाँ एक और मनुष्य और मानसिक विश्रांति प्रदान करता है, वहीं उसे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा भी देता है। सामाजिक प्रतिबद्धता साहित्य की कसौटी है। और 15वीं शताब्दी से आज तक के साहित्य अध्ययन मूल्यांकन के लिए रामविलास जी ने एक जनजाति साहित्य चेतना को मान्यता दी। कि रामविलास शर्मा ने जो जनजाति साहित्य चेतना को मान्यता दी है, इसी चैप्टर में हम इसका जो डेफिनेशन से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रजापति से कवि की तुलना करते हुए, प्रजापति ने कवि की तुलना की है। और किसी ने बहुत ठीक लिखा था, किसी ने लिखा था कि यथास्मे रोचते विश्वम तद्धेद परिवर्तन। कवि को जैसा रचता है वैसे ही संसार को बदल देता है। यहाँ से पूछ सकता है आपको क्वेश्चन कि यथास्मे रोचते विश्वम का अर्थ क्या है, कि सृष्टि का पुनर्निर्माण करना। तो याद रखना है, यदि साहित्य समाज का दर्पण होता तो संसार को बदलने की बात न उठती। कवि का काम यथार्थ जीवन को प्रतिबिंब करना ही होता है। कि कवि का जो काम है वो यथार्थ जीवन को प्रतिबिंब करना होता है। तो प्रजापति का दर्जा न पाता। वास्तव में प्रजापति ने जो समाज बनाया था उससे असंतुष्ट होकर नया समाज बनना कविता का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनानी विद्वानों के बारे में कहा जाता है कि कला को जीवन की नकल समझते। कौन कला को जीवन की नकल समझते हैं? तो यूनानी विद्वानों के बारे में। अफलातून ने संसार को असल की नकल बताकर कला को नकल की नकल कहा था। लेकिन अरस्तु ने अजेंडी के लिए जब कहा था कि उसमें मनुष्य जैसे उससे बढ़कर दिखाए जाते हैं, तब नकल नवीस कला का खंडन हो गया था। जब वाल्मीकि ने अपने चरित्र नायक के गुण गिनाकर नारद से पूछा कि ऐसा मनुष्य कौन है, तब नारद से पहले यही बहवो दुर्लभश्च वे ये त्वा कितिता गुणा। दुर्लभ गुणों को एक ही पात्र दिखाकर
आदि कवि ने समाज को दर्पण से प्रतिबिंबित किया था। वरन जो प्रजापति थी, प्रजापति की तरह नई सृष्टि की थी, प्रजापति की तरह नई सृष्टि की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या बताया गया है कि कवि की यह सृष्टि निर्धार नहीं होती, कवि की यह दृष्टि निराधार नहीं होती। हम उसमें अपनी ज्योति, अपने जो आकृति भले ही न देखें, पर ऐसी आकृति जरूर देखते हैं जैसे हमें प्रिय है, जैसी आकृति हम बनना चाहते हैं। जिन रेखाओं और रंगों में कवि का चित्र बनता है, वे उसके चारों ओर यथार्थ जीवन में बिखरते होते हैं, और चमकीली और रंग सुगर रूप से ही नहीं, चित्र के पार्श्व भाग और काली छायाएं भी यह यथार्थ जीवन की ही लता है। राम के साथ वह रावण का चित्र खींचे तो गुणगान, वीर्यवान, कृतज्ञ, सत्यवाक्य और दृढ़ व्रत, चरित्रवान, दयावान, वृद्धान, समर्थ, प्रियदर्शी नायक चरित्र फीका हो जाए तो वास्तव में उनके गुणों को प्रकाशित होने वाला अवसर ही न आए। कवि अपनी जो रुचि है उसके अनुसार जो विश्व को परिवर्तन करता है, तो यह भी बताता है कि विश्व में से उसे असंतोष क्यों है उसे विश्व से असंतोष। वो कवि जो रुचि के अनुसार विश्व को परिवर्तन करता है, और यह भी बताता है कि विश्व में उसे क्या रुचता है, जिसे वह फलता फूलता देखना चाहता है। उसके चित्र के चमकीले रंग और पार्श्वभूमि की बाहरी काली रेखाएं दोनों ही यथार्थ जीवन से उत्पन्न होती है। इसलिए प्रजापति कवि गंभीर यथार्थवादी होता है। ऐसा यथार्थवादी जिसके पांव वर्तमान की धरती पर है और आंखें भविष्य के क्षितिज पर लगी हुई है, कि यथार्थ जीवन के पांव वर्तमान की धरती पर और आंखें भविष्य की क्षितिज पर लगी है। इसलिए मनुष्य साहित्य में सुख और दुख की बात नहीं सुनता, साहित्य और मन की और सुख की बात नहीं सुनता है। साहित्य थके हुए मनुष्य के लिए विश्रांति ही नहीं है, वह उसे आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित भी करता है। यदि समाज में मानव संबंध वही होते जो कवि चाहता है, तो यदि समाज में मानव संबंध वही होते जो कवि चाहता है, तो शायद उसे प्रजापति बनने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे असंतोष ही जड़ की मानव संबंध ही है। मानव संबंधों से परे साहित्य ही नहीं है। कवि जब विधाता का साहित्य रचता है, तब उसे मानव समाज की परिधि भी खींच लाता है। इन मानव संबंधों की दीवान, उन मानव संबंधों की जो दीवान है, दीवान से ही हेमलेट की कवि सुलभ सहानुभूति टकराती है और उसे शेक्सपियर एक महान ट्रेजेडी की दृष्टि करता है। ऐसे समय जब समाज के बहुसंख्य लोगों का जीवन इस मानव समाज में पिंजरे में पंख फड़फड़ाने लगे, सिकंजे तोड़कर बाहर उड़ने के लिए आतुर हो उठे, उस सब कवि प्रजापति का रूप भी स्पष्ट हो उठता है। वह समाज की दृष्टता और नियमांक के मानव विहार के शब्द और रुद्र स्वर को वाणी देता है। वह मुक्त गगन के गीत गाकर उस विहंग के परों में नई शक्ति भर देता है। साहित्य जीवन का प्रतिबिंब रहकर उसे समेटने और संगठित करने और उसे परिवर्तन करने का अज्ञ अस्त्र बन जाता है। अब देखेंगे जो 15वीं-16वीं सदी में हिंदी साहित्य ने यह भूमिका पूरी की कि सामंती जो पिंजरे में बंद मानव जीवन की मुक्ति के लिए उसे वर्ण और धर्म के शिकंजों पर प्रहार किए थे। कश्मीरी, लद्दाख, पंजाबी, नानक, हिंदी सुर तुलसी, मीरा कबीर, बंगाली चंडीदास, तमिल तिरुवल्लुवर आदि नायकों के आगे पीछे समूचे भारत के जीर्ण मानव संबंधों से पिंजरे
को झंझोर दिया है। इन गायकों की वाणी से ने पीड़ित जनता को मर्म स्पष्ट कर उसे नए जीवन के लिए बटोरा और उसकी आशा दी, उसे संगठित किया, जहाँ तहाँ जीवन को बदलने के लिए संघर्ष के लिए आमंत्रित किया। 17वीं से 20वीं शताब्दी में बंगाली में रविंद्र, हिंदी भारतेंदु, तेलुगु वीरेश लिंगम, तमिल भारती, मलयाली वल्लतोल आदि आदि ने अंग्रेजी राज और सामंती अवशेषों के पिछड़े पर फिर प्रहार किए। एक बार फिर उन्होंने भारत की दुखी परांदील जनता को बटोरा और उसे संगठित किया कि भारत की जो दुखी और पराधीन जो जनता थी उनको क्या किया, बटोरा और उसे संगठित किया और उनकी जो मनोकामना बदली और उसे सुखी और स्वाधीन जीवन की तरह बढ़ाने के लिए उत्साहित किया। ये आपने इस चैप्टर में देखा। अब आगे है कि साहित्य का जो पांचजन्य समर भूमि में उदासीनता का राग नहीं सुनता, वो मनुष्य को भाग्य के आसरे बैठने और पिंजरे में पंख फड़फड़ाने की प्रेरणा नहीं देता। इसी तरह प्रेरणा देने वाले वह पंख कतर देता है जो कायरों को पराभव, प्रेमियों को ललकारता हुआ एक बार भी समरभूमि में उतरने के लिए बुलावा देता है। कहाँ भी था वल्लीबाना दास्तर्जन्यमत्या शरमानिनाम भरत मुनि। अब देखते हैं भरत मुनि से लेकर भारतेंदु तक चली आती हुई ये साहित्य की गौरवशाली परंपरा और उसके सामने निर्देव कला, विकृति, काम, वासनाएं, अहंकार, व्यक्तिवाद, निराशा, पराजय के सिद्धांत वैसे ही नहीं ठहरते। सूर्य के सामने अंधकार। अभी भी मानव संबंधों के पिछड़े भारतीय जीवन विहंग बंदी है, मुक्त गगन में उड़ान भरने के लिए व्याकुल है। लेकिन आज भारतीय जनजीवन संगठित प्रवाह करके एक के बाद एक पिछड़े की तीलियां तोड़ रहा है। धिक्कार है इन्हें जो तीलियां तोड़ने के बाद बदले उसे मजबूत कर रहे हैं, जो भारत भूमि के जन्म से लेकर साहित्य में होने वाले नम्ब करके मानव मुक्ति के लिए गीत गाकर भारतीय जन को पराधीन और पराभव का पाठ पढ़ाते हैं। जो इष्टा नहीं है उसकी आंखों में अतीत की ओर ये श्रेष्ठता नहीं है, उनके दर्पण में उन्हीं की अहवादी विकृतियाँ दिखाई देती हैं। लेकिन जिन्हें इस देश की धरती से प्यार है, इस धरती को बसाने वालों से स्नेह है, जो साहित्य की युगांतकारी भूमिका समझते हैं, वे आगे बढ़ रहे हैं। उनकी साहित्य जनता का जो रोष है और जो असंतोष है वो प्रकट करता है, आत्मविश्वास दृश्यता देता है और उनकी रुचि जनता में रुचि में मेल खाती है। कवि बताता है कि विश्व की किसी दिशा में परिवर्तन करना है, विश्व की किसी दिशा में परिवर्तन करना है। कि जो प्रजापति है, प्रजापति की अपनी जो भूमिका भूलकर कवि दर्पण दिखाने वाला ही रह जाता है। प्रजापति की जो अपनी भूमिका भूलकर कवि दर्पण दिखाने वाला ही रह जाता है, वह ऐसा नकलंची बन जाता है कि जिसकी अपनी कोई जो असलियत न हो। कवि व्यक्तिगत पूरे वेग से तभी बिखरता है जब समर्थ के रूप में परिवर्तन चाहने वाली जनता के आगे पुरोहित की तरह बढ़ता है। पुरोहित की तरह बढ़ता है। इसके बाद क्या है कि इसी परंपरा को अपनाने से हिंदी साहित्य उन्नत और समृद्ध होकर हमारे जीवन में सम्मान की रक्षा कर सकेगा। और जो इसमें है, जो प्रजापति की तुलना की गई है इसमें, तो इस संसार यथार्थ में जो विश्वम पाठ है उसका जो
अर्थ आपको पूछ सकता है तो उसको बताना है आपका कि कवि जिस तरह रचता है संसार ऐसा ही बदल देता है, इसका ये अर्थ है। और इस पाठ में क्या बताया गया है ये आपको बता दें कि आप इस पाठ के माध्यम से क्या कहा गया है। तो इसमें जो सच्चा जो साहित्यकार है वह जो जो साहित्यकार है वो मानव संबंधों के पिछड़े में से मुक्त होने वाले जो असहयोग देता है, कवि असहयोग देता है, उनका मार्गदर्शन करता है और आज भारतीय जीवन में पिछड़े की तीलियां को संगठित होकर तोड़ रहा है। वह मुक्ति जीवन जीने को व्याकुल है, किंतु स्वयं को साहित्यकार कहने वाले कुछ लोग तीलियों को तोड़ने के स्थान पर उन्हें और मजबूत कर रहे हैं। वे ऐसे साहित्यकार दबी हैं। वे मानव मुक्ति के गीत गाते हैं, दूसरी भारतीयों को पराधीन का पाठ पढ़ाते हैं, तो साहित्य और भविष्य दृष्टि ये धिक्कार के योग है। ये इस पाठ में आपको बताया गया है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाले जो अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।